हेलो साथियों, वेलकम टू रॉयल स्टडी। दोस्तों, आज के इस वीडियो में मध्य प्रदेश जेल प्रहरी फॉरेस्ट गार्ड 2023 के स्पेशल एग्जाम का अगला एनालिसिस आपके लिए लेकर आ चुके हैं और 11 जून 2023 को हम सेकंड शिफ्ट का एनालिसिस कवर करने वाले। आज फर्स्ट शिफ्ट में आपकी एग्जाम नहीं थी, सेकंड शिफ्ट का एनालिसिस यहां पर हम कवर करेंगे। इसके बाद में थर्ड शिफ्ट का हम कवर आपको करवा देंगे। क्लियर है? इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दे ताकि जो भी नया वीडियो आए सबसे पहले आप तक पहुंच पाए। क्लियर है? इस वीडियो के पीडीएफ के लिए टेलीग्राम को और एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लीजिएगा। दोनों के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन मिल जाएगी। ये 3 स्टेप फॉलो करेंगे, आसानी से आपको पीडीएफ मिल जाएगी, कोई भी दिक्कत आपको नहीं होगी। और ये हमारी जेल प्रहरी फॉरेस्ट गार्ड के स्पेशल टेस्ट सीरीज है। 251 रुपए की टेस्ट सीरीज सिर्फ और सिर्फ 99 रुपए में आपको दी जा रही है। लिमिटेड टाइम है, जल्दी करें। क्लियर है? और अब तक का सबसे बेस्ट ऑफर है। इसके बाद में दोबारा से ऑफर ही आपको देखने को नहीं मिलेगा। आपकी एग्जाम में भी अब बिल्कुल कम ही टाइम बचा हुआ है, क्योंकि 20 तारीख को एंड होने वाला है। तो लगभग सभी के पास में काफी कम टाइम अब बचा हुआ है और काफी सारे लोगों के ऑलरेडी एग्जाम भी हो चुकी है। तो अगर इनरोल नहीं किया है तो कर लीजिएगा, आपके लिए ये बेस्ट रहेगी। गाइज, इस वीडियो में हम 5 सब्जेक्ट के क्वेश्चंस कवर करेंगे, जो कि इस वीडियो में हम डिटेल में आपको कवर करवाएंगे। आज हमें जो क्वेश्चंस भेजे हैं, ये रोशनी मारवाड़ी जी जो कि बालाघाट से हैं, 69 स्कोर किया है इन्होंने। पंकज परमार जी जो कि रतलाम से हैं, इन्होंने 61 स्कोर किया है। प्रिंस चौधरी जी जो कि राजगढ़ से हैं, इन्होंने 85 स्कोर किया है। लव दहिया जी जो कि रीवा से हैं, इन्होंने 63 स्कोर इसमें किया है। तो इन्होंने काफी अच्छे स्कोर भी किया है और काफी अच्छी तरीके से हमें क्वेश्चंस भी इन्होंने बताया। यहाँ तक कि पूरे एज इट इज क्वेश्चंस इन्होंने बताने में काफी ज्यादा हमारी हेल्प की है। क्लियर है? तो इन सभी का बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहेंगे, ताकि ये इतना टाइम निकालकर हमें एग्जैक्ट क्वेश्चन से रूबरू इन्होंने करवाया है। आपका भी एग्जाम है आने वाले दिनों में, तो आप हमें इन नंबर पर अपने क्वेश्चन से एक बार जरूर से अपडेट करवा दें। जैसे ही आप एग्जाम सेंटर से बाहर निकले, तुरंत से आप सबसे पहले हमें इन नंबर पर आपसे रिक्वेस्ट है कि एक बार जरूर से क्वेश्चन से अपडेट करवा दें, ताकि हम आपको सटीक एनालिसिस प्रोवाइड कर पाए। 100% एक्यूरेट जो क्वेश्चन है वो आपको हम एनालिसिस में कवर करवा पाए। तो आप इन नंबर को सेव करके रख लीजिएगा। जैसे एग्जाम छूटे, तुरंत से आप अपने क्वेश्चन जो है हमें सेंड कर दीजिएगा। आइए स्टार्ट करते हैं गाइस। इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दे ताकि जो भी नया वीडियो आए सबसे पहले आप तक पहुंच पाए। इसके अलावा गाइस, हमने ग्रुप 4 की जो स्पेशल टेस्ट सीरीज है, ये भी आपकी लॉन्च कर दी है। अगर आपने अभी तक डेमो चेकआउट नहीं किया है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक डालिए, जाकर डेमो चेकआउट करिएगा। आप सभी की डिमांड पर स्पेशली ये टेस्ट सीरीज लाई गई है, तो आप सभी ज़्यादा से ज़्यादा उस पर डेमो जाकर चेकआउट करें। आई थिंक आपको जरूर से वो पसंद आएगी। पहला क्वेश्चन है गाइज हमारा, सिमलीपाल राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? सही जवाब रहेगा ओडिशा में। देखिए, सिमलीपाल जो राष्ट्रीय उद्यान है ये आपका ओडिशा में है। बायोस्फीयर रिजर्व वाला ओडिशा में बेसिकली ये स्थित है। सिमलीपाल बायोस्फीयर आला इसका नाम है। और सिमलीपाल राष्ट्रीय उद्यान भारत के ओडिशा जो राज्य है इसके मयूरभंज जिले में स्थित एक राष्ट्रीय उद्यान और बाघ अभ्यारण्य 2750 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैला हुआ है। सिमलीपाल राष्ट्रीय उद्यान का नाम इस क्षेत्र में उगने वाले लाल रेशमी कपास के पेड़ों की प्रचुरता के कारण पड़ा है। तो लाल रेशमी कपास के पेड़ों की प्रचुरता के कारण इसका नाम सिमलीपाल राष्ट्रीय उद्यान, बेसिकली सिमलीपाल पड़ा है। राष्ट्रीय उद्यान है तो राष्ट्रीय उद्यान ये कहा जाता है। और ये भारत का 7वां सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान है। भारत सरकार ने सिमलीपाल को 1994 में संरक्षित जीवमंडल घोषित किया था और संरक्षित जो क्षेत्र है 2009 में यूनेस्को के अंतर्राष्ट्रीय बायोस्फीयर नेटवर्क का हिस्सा ये बना। तो ये 2009 में बना है, आप याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन पूछा गया, पुस्तक रन्स एंड रोइंस किसके द्वारा लिखी गई? तो रन्स एंड रोइंस जो पुस्तक लिखी गई ये सुनील गावस्कर जी ने लिखी है। पुस्तक रन्स एंड रोइंस सुनील गावस्कर द्वारा लिखी गई है और उन्होंने ये पुस्तक वर्ष 1984 में लिखी थी। सुनील मनोहर गावस्कर इनका पूरा नाम है। एक भारतीय क्रिकेट कमेंटेटर और पूर्व क्रिकेटर है जो 1970 के दशक के अंत में से 1980 के दशक तक भारत के और बॉम्बे का प्रतिनिधित्व इन्होंने किया था और व्यापक रूप से सबसे महान बल्लेबाजों में से एक के रूप में जाने जाते हैं। टेस्ट क्रिकेट इतिहास में सबसे अच्छे सलामी बल्लेबाजों में से एक ये हैं। गावस्कर ने अपने टेस्ट करियर के दौरान किसी भी बल्लेबाज द्वारा बनाए गए सबसे अधिक टेस्ट रन और टेस्ट शतक विश्व रिकॉर्ड बनाया है। अगला क्वेश्चन पूछा गया है, वैदिक सभ्यता रेगिस्तान नदी के किनारे विकसित हुई है। तो वैदिक सभ्यता जो विकसित हुई है ये सरस्वती नदी के किनारे विकसित हुई है। देखिए, वैसे तो इस क्वेश्चन के कई तरीके हैं पूछने के, किस नदी के किनारे फली फूली है वैदिक सभ्यता, या वैदिक सभ्यता किस नदी के किनारे स्थित है, वैदिक सभ्यता किस नदी के किनारे विकसित हुई है। कैसे भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, बस आपका कंसेप्ट क्लियर रहेगा, आसानी से क्लिक कर लेंगे, आंसर आपका सरस्वती आएगा। क्वेश्चन को कैसे भी घुमा फिरा ये थे। क्लियर है? भारत की वैदिक सभ्यता और संस्कृति सरस्वती नदी के तट पर फली फूली है। क्लियर है? वैदिक काल में सरस्वती नदी को सबसे पवित्र नदी माना जाता था। सरस्वती नदी पौराणिक हिंदू ग्रंथों और ऋग्वेद में वर्णित मुख्य नदियों में से एक है। गोदावरी नदी का उद्गम महाराष्ट्र के नासिक जिले से हुआ और यह दक्षिण में बहने वाली सबसे लंबी नदी 1465 किलोमीटर, इसलिए इसे दक्षिण भारत की गंगा भी कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 100 में क्या प्रावधान है या फिर क्या वर्णन है, क्या वर्णित है? तो घर में मतदान के बारे में है ना, घर में मतदान के बारे में। और नेक्स्ट, घरों में शक्ति के बावजूद संसद की रिक्तियां और कोरम के बावजूद। तो ये कुछ चीजें हैं जो कि जिनका प्रावधान है 100 नंबर आर्टिकल में। तो आर्टिकल 100 आप याद रखिएगा।
हम और डिटेल में आपको थोड़ा सा कवर करवा दें। देखिए, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 100 सदनों में मतदान, रिक्तियों के बावजूद सदनों की कार्य करने की शक्ति और गण पूर्ति से संबंधित है। भारतीय संविधान का जो अनुच्छेद 100 है, इसमें यह प्रावधान है कि मतों की समानता के मामले में अध्यक्ष के पास एक निर्णायक मत होगा और उसका प्रयोग करेगा। ये 100 आर्टिकल में दे रखे हैं सारे, तो इनमें से ऑप्शन क्या मिला था वो आप इन पॉइंट को देखकर समझ सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, वन रैंक वन पेंशन योजना किस मंत्रालय के द्वारा शुरू की गई? तो बेसिकली इसको केंद्र सरकार के द्वारा शुरू किया गया है, और केंद्र सरकार के द्वारा भी अगर मंत्रालय आपसे पूछे जाए तो डिफेंस मिनिस्ट्री आपका करेक्ट आंसर रहेगा, रक्षा मंत्रालय। केंद्र सरकार ने 7 नवंबर 2015 को वन रैंक वन पेंशन योजना की अधिसूचना जारी की थी, जिसमें कहा गया था कि ये जो योजना है 1 जुलाई 2014 से प्रभावी मानी जाएगी। क्लियर है? तो ये योजना कभी की, यानी 2014 से प्रभावी हो गई है। वन रैंक वन पेंशन योजना जो है, ओरोप इसको बोला जाता है, ओरोप वन रैंक वन पेंशन योजना। इसका अर्थ है सेवानिवृत्त होने की तारीख से इतर समान सेवा अवधि और समान रैंक पर सेवानिवृत्त हो रहे सशस्त्र सैन्य कर्मियों को एक समान पेंशन दी जाएगी। क्लियर है? और इस तरह से वन रैंक वन पेंशन का मतलब आवधिक अंतरालों पर वर्तमान और पिछले सेवानिवृत्त सैन्य कर्मियों की पेंशन की दर के बीच में अंतर को कम करता है। अगला क्वेश्चन पूछा गया, पीर बुधान का मेला कहाँ आयोजित किया जाता है? तो यह शिवपुरी आपका करेक्ट आंसर रहेगा, शिवपुरी मध्य प्रदेश में। पीर बुधान का मेला शिवपुरी जिले के में बेसिकली सावन का जो इलाका है यहाँ पर आयोजित होता है यहाँ पर। और ये जो मेला है हर साल अगस्त सितंबर के महीने में बेसिकली आयोजित किया जाता है। संत पीर बुधान की यहाँ पर कब्र है ना, तो उनकी याद में यहाँ पर बेसिकली ये मेला लगता है पीर बुधान का। 250 साल पुराना है। पीर बुधान का मकबरा भी यहीं पर बनाया गया है। अगला क्वेश्चन पूछा गया है गाइस, शेरशाह सूरी ने किस वर्ष रायसेन के किले पर कब्जा किया था? 1543 आपका करेक्ट आंसर रहेगा। 1543 में शेरशाह सूरी ने पूर्णमल से कब्जा कर लिया था रायसेन के किले पर। राजा पूर्णमल को अफगानी शासक शेरशाह सूरी ने विश्वासघात कर मार डाला था। अकबर के समय में रायसेन मालवा में सरकार का एक मुख्य मुख्यालय था। शेरशाह सूरी कौन था? तो इसका नाम फरीद खान था। मूल नाम अगर आपसे पूछे जाए शेरशाह सूरी का, फरीद खान इसका था। इस्लामिक सूर अफगान था, यह अफगान राजवंश का, यह इस्लामिक सूर राजवंश में उत्तर भारत का सम्राट था और हसन खान का 8वां पुत्र यह था। क्लियर है? 8 पुत्रों में से एक था हसन खान का, तो आप याद रखिएगा ये शेरशाह सूरी था, जिसको फरीद खान के नाम से भी जाना जाता है। अगला क्वेश्चन पूछा गया है, अर्थशास्त्र का जनक कौन है? सही जवाब रहेगा एडम स्मिथ। एडम स्मिथ आपका करेक्ट आंसर रहेगा। देखिए, एडम स्मिथ जो है ये अर्थशास्त्र के जनक है और इन्होंने अर्थशास्त्र के लाभकारी रुझानों पर या रुझान पर विस्तार से अपने विचार दिए हैं। 1759 में उनकी पहली पुस्तक द थ्योरी ऑफ मॉरल एंड सेंटिमेंट प्रकाशित हुई और उन्हें अर्थशास्त्र के जनक या पूंजीवाद के जनक के रूप में भी जाना जाता है। अगला क्वेश्चन पूछा गया, मध्य प्रदेश का सबसे उत्तरी जिला कौन सा है? तो गाइस मुरैना आपका करेक्ट आंसर रहेगा। ऑप्शन में आपको भिंड दे रखा था, भिंड आपका करेक्ट आंसर रहेगा। देखिए, भिंड मुरैना दोनों आपके आंसर सही हो सकते हैं, बस आपको थोड़ा सा समझना है क्वेश्चन में आपको क्या ऑप्शंस दे रखे हैं। अगर आपको दे रखा है मध्य प्रदेश का बताइए उत्तरी जिला कौन सा है और ऑप्शंस में आपको मुरैना नहीं दे रखा है, तो आपका भिंड सही जवाब रहेगा। भिंड नहीं दे रखा तो मुरैना सही जवाब रहेगा। ऑप्शंस के हिसाब से आपको थोड़ा सा देखना होगा। क्लियर है? तो यहाँ पर मुरैना नहीं था तो भिंड आपका करेक्ट आंसर रहेगा। मध्य प्रदेश का सबसे उत्तरी जिला मुरैना है, ये याद रखिएगा। मुरैना ना दे ऑप्शन में तो फिर भिंड लगा सकते हैं, या फिर आपको इस तरह से क्वेश्चन दे देंगे कि बताइए निम्न में से मध्य प्रदेश का कौन सा जिला उत्तर में है या उत्तरी जिला है मध्य प्रदेश का, निम्न में से कौन सा। तो इस हिसाब से सबसे उत्तरी जिला 4 जो ऑप्शंस देंगे उनमें से उत्तर सबसे उत्तर की साइड पे कौन है, उस हिसाब से उसको एज ए क्लिक किया जा सकता है मैपिंग के थ्रू। तो आप उस हिसाब से भी थोड़ा सा कंसेप्ट क्लियर रखिएगा। मध्य प्रदेश का सबसे दक्षिणी जिला बुरहानपुर है, आपको पता होना चाहिए, और सबसे पूर्वी जिला सिंगरौली है, और सबसे पश्चिमी जो जिला है ये आपका अलीराजपुर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, श्री दिगंबर जैन लाल मंदिर कहाँ है? तो ये दिल्ली में है आपका। यह पुरानी दिल्ली के चांदनी चौक में स्थित है। 23वें तीर्थकर भगवान पार्श्वनाथ को समर्पित है यह मंदिर। बेसिकली जैन दिगंबर जैन लाल मंदिर है ये। नेताजी सुभाष चंद्र मार्ग, चांदनी चौक और लाल किले के सामने बेसिकली यह जो लाल मंदिर जैन मंदिर है ये जैन धर्म का सबसे पुराना मंदिर है। अगला क्वेश्चन पूछा गया है, अगला क्वेश्चन है, इनमें से किस पर जजिया कर नहीं लगता था? और कथन वाला आई थिंक क्वेश्चन ये था, और इसमें ऑप्शंस आपको इस तरह से दे रखे थे। हम ये क्वेश्चंस इन्होंने बताए हैं, हम 100% श्योर नहीं है कि ये कुछ ऑप्शंस है, क्योंकि एक और अदर स्टूडेंट ने हमें दूसरे ऑप्शंस भी बताए हैं, तो हम ऑप्शंस को लेकर 100% श्योर नहीं है। बट क्वेश्चन एज इट इज आपका यही पूछा गया था, इनमें से किस पर जजिया कर नहीं लगता था। क्लियर है? तो गाइस जो जजिया कर लगता था ये गैर मुस्लिमों पर लगता था, यानी कि मुस्लिम को छोड़कर बाकी जो थे उन पर लगता था। गैर मुस्लिम नागरिकों पर मुस्लिम शासकों के द्वारा ये लगाया जाता था। क्लियर है? तो ये किस पर नहीं लगेगा? तो ये मुस्लिमों पर फिर नहीं लगेगा। ये हमारे अकॉर्डिंग ये सही जवाब रहेगा आपका, बट ऑप्शंस के अकॉर्डिंग भी इसका अलग जवाब हो सकता है। तो ऑप्शंस और भी क्या थे वो आप हमें कमेंट करके बता सकते थे। क्लियर है? 3 ऑप्शंस आई थिंक आपको दे रखे थे।
तो मुगल साम्राज्य के दौरान जजिया कर बेसिकली स्टार्ट हुआ था। उसके पहले भी कुतुबुद्दीन ऐबक ने पहली बार जजिया कर भारत में लगाया था। तो मुगल साम्राज्य के दौरान जजिया कर उनके संरक्षण के बदले में क्षेत्र में के गैर जो मुस्लिम नागरिक है उन पर मुस्लिम शासकों द्वारा लगाया जाता था ये कर। भारत में कुतुबुद्दीन ऐबक ने पहली बार ये कर लगाया था। उसके बाद में जजिया को 16वीं शताब्दी में मुगल शासक अकबर ने समाप्त कर दिया था और अकबर के बाद में जजिया कर को मुगल शासक औरंगजेब द्वारा 17वीं शताब्दी में दोबारा से फिर चालू या शुरू कर दिया गया था। अगला क्वेश्चन है डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा का जन्म कब और कहाँ हुआ था? तो 1918 में हुआ, भोपाल में। याद रखिएगा 19 अगस्त 1918 को भोपाल में इनका जन्म हुआ शंकर दयाल शर्मा का। और शंकर दयाल जो शर्मा है भारत के 9वें नंबर के राष्ट्रपति थे। 1992 से 97 तक ये भारत के राष्ट्रपति रहे 9वें नंबर के। और 1972 से 74 तक ये भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष थे। 1974 से 77 तक केंद्रीय संचार मंत्री के रूप में इन्होंने काम किया है सरकार में। इसके अलावा भोपाल राज्य के मुख्यमंत्री रहे ये 1952 से 56 तक। कैबिनेट मंत्री रहे 56 से 67 तक। शिक्षा कानून विभाग इनके पास में रहा। सार्वजनिक निर्माण, उद्योग और वाणिज्य, राष्ट्रीय संसाधन और अलग अलग राजस्व के विभाग को ये बेसिकली उस टाइम पर संभाल रहे थे। अगला क्वेश्चन पूछा गया है झुनझुन कटोरा स्मारक कहाँ स्थित है? सही जवाब आपका रहेगा आगरा में। झुनझुन कटोरा जो स्मारक है ये आगरा में है और आगरा के दीवानी कचहरी परिसर में बेसिकली ये स्थित है। एक सुंदर इमारत है, कदाचित ताजमहल से भी ये बहुत पहले बनाई हुई है। तो ये आप थोड़ा सा देख सकते हैं इसके बारे में। अगला क्वेश्चन पूछा गया है मिस यूनिवर्स 2022 के विजेता आर बोनी गैब्रियल किस देश से संबंधित है? तो सही जवाब रहेगा संयुक्त राज्य अमेरिका से। मिस यूनिवर्स 2022 के विजेता आर बोनी गैब्रियल जो हैं ये अमेरिका की है, इनका नाम आप याद रखिएगा। और संयुक्त राज्य अमेरिका के आर बोनी गैब्रियल को 71वीं मिस यूनिवर्स विजेता का ताज पहनाया गया है। मिस वेनेजुएला अमांडा डुडमेल और उप विजेता रही है। क्लियर है? मिस वेनेजुएला जो है अमांडा डुडमेल इनका नाम है, ये उप विजेता इसमें रही। और उनके बाद मिस डोमिनिकन इनका नाम है, रिपब्लिकन एंड्रीना मार्टिनेज ये इनका नाम है और ये इनकी कंट्री है। तो ये बेसिकली इसमें उप विजेता और विजेता रही है। क्लियर है? अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। यहाँ पर मौद्रिक नीति समिति के अध्यक्ष कौन है? सही जवाब रहेगा भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर, आपका करेक्ट आंसर रहेगा। मौद्रिक नीति समिति के अध्यक्ष है भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर, आरबीआई के गवर्नर। मौद्रिक नीति समिति भारत में ब्याज दर के मापदंड को तय करने के लिए जिम्मेदार है और यह मुद्रास्फीति लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए आवश्यक नीतिगत ब्याज दर निर्धारित करता है। मौद्रिक नीति का मुख्य उद्देश्य वित्तीय स्थिरता बनाए रखना और ऋण का पर्याप्त प्रवाह सुनिश्चित करना इसका मुख्य उद्देश्य है। अगला क्वेश्चन पूछा गया मध्य प्रदेश की स्थापना कब हुई थी? तो 1 नवंबर 1956 को इसकी स्थापना हुई थी। मध्य प्रदेश राज्य की अस्तित्व में आया था। क्षेत्रफल की दृष्टि से मध्य प्रदेश दूसरा सबसे बड़ा भारतीय राज्य है। 1950 में मध्य भारत को पूर्व ब्रिटिश मध्य प्रांतों से बनाया गया था बेसिकली। और मध्य प्रदेश, विंध्य प्रदेश, भोपाल ये नए राज्यों का गठन केंद्रीय भारतीय प्रांत से बेसिकली हुआ था। 1956 में भारत विंध्य यानी कि मध्य भारत, विंध्य प्रदेश और भोपाल इन जो एबीसी स्टेट थी पहले इसको भारत मध्य प्रदेश में मिला दिया गया और मध्य प्रदेश का गठन किया गया। भोपाल को इसकी राजधानी बनाया गया और सन 2000 में छत्तीसगढ़ को इससे अलग कर दिया गया। तो ये थोड़ी सी डिटेल है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन निम्नलिखित में से कौन सी समिति भारत में पंचायती राज से संबंधित नहीं है? आपसे पूछा है नहीं है। क्लियर है? तो आर नारायण मूर्ति समिति ये है और ये पंचायती राज से संबंधित नहीं है। पंचायती राज से संबंधित जो समितियां है वो कौन कौन सी है? तो बलवंत राय मेहता समिति, LM सिंघवी समिति, जीवी के राव समिति, गौडगिल समिति, अशोक मेहता समिति और थंगुन समिति। ये जो 6 समितियां हैं इनका संबंध है पंचायती राज से, ना कि NR नारायण मूर्ति समिति का। भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड यानी कि सेबी सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया ये है, इसके द्वारा NR नारायण मूर्ति समिति की स्थापना कॉरपोरेट प्रशासन मानकों में सुधार की सिफारिश करने के लिए की गई थी, ना कि पंचायती राज से संबंधित। क्लियर है? तो ये याद रखिएगा। और NR मूर्ति जो समिति है भारत में पंचायती राज से जुड़े हुई नहीं है। इसका संबंध है कॉरपोरेट प्रशासन मानकों में सुधार की सिफारिश करने के लिए। अगला क्वेश्चन पूछा गया है बागलीहार बांध किस नदी पर बनाया गया है? तो ये चिनाब नदी पर बनाया गया है बागलीहार बांध। बागलीहार बेसिकली इसका नाम है और ये कहाँ पर है ये भी आपको हम बताएंगे। देखिए बागलीहार जो बांध है इसे बागलीहार पन बिजली परियोजना के रूप में जाना जाता है। जम्मू और कश्मीर के रामबन जिले में चिनाब नदी पर बेसिकली निर्मित एक परियोजना है। जवाहरलाल नेहरू द्वारा घोषित बांध आधुनिक भारत के मंदिर है। भारत में सबसे पुराना जो बांध है ये कावेरी नदी पर बना हुआ है, तमिलनाडु का कल्लनई बांध इसका नाम है। भागीरथी नदी पर बना टिहरी बांध भारत का सबसे बड़ा, सबसे ऊंचा और सबसे लंबा बांध है। अगला क्वेश्चन है भारत का पहला फ्लो केमिस्ट्री टेक्नोलॉजी हब कहाँ स्थापित किया गया है? हैदराबाद आपका करेक्ट आंसर रहेगा। देखिए देश का पहला फ्लो केमिस्ट्री टेक्नोलॉजी हब है ये हैदराबाद में स्थापित किया गया है और यहाँ डॉक्टर रेड्डीज इंस्टीट्यूट ऑफ लाइफ साइंसेज यानी DRILMLS है ये। इसमें एक फ्लो केमिस्ट्री टेक्नोलॉजी हब स्थापित किया गया है और तेलंगाना सरकार के उद्योग और वाणिज्य और सूचना प्रौद्योगिकी विभागों के प्रधान सचिव है
जयेश रंजन इनका नाम है, इनके द्वारा इस हब का औपचारिक रूप से उद्घाटन किया गया है। अगला क्वेश्चन पूछा गया, मध्य प्रदेश बजट 2023-24 में ऊर्जा विभाग के लिए कितनी राशि का प्रावधान किया गया? तो 18,302 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया। ऊर्जा के क्षेत्र के लिए 18,302 करोड़ रुपए दिए गए। बजट में ऊर्जा के क्षेत्र के लिए 2023-24 में 18,302 करोड़ रुपए का प्रावधान प्रस्तावित किया गया है। गाइस यहाँ पर टॉप 20 जो क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे गए हैं आज जीके के, वो अब हमने कवर करवा दिए हैं। अब अपन साइंस की ओर आगे बढ़ते हैं और साइंस को भी फटाफट कवर करवा देते हैं। ये हमारे जेल प्रहरी फॉरेस्ट गार्ड के स्पेशल टेस्ट सीरीज है। 251 रुपए की टेस्ट सीरीज सिर्फ और सिर्फ आपको 99 रुपए में दी जा रही है। लिमिटेड टाइम है, जल्दी करें क्योंकि जल्दी ये ऑफर समाप्त होने वाला है। बिल्कुल फ्रेश टेस्ट सीरीज है, नए पैटर्न की टेस्ट सीरीज है। 500 से अधिक टेस्ट यहाँ पर डले हुए, तो आप एक बार जरूर से विजिट करिएगा। कोई डाउट है, कुछ क्वेरीज है तो आप हमारे नंबर पर भी कांटेक्ट कर सकते हैं। ये हमारी सब इंस्पेक्टर के स्पेशल टेस्ट सीरीज है, एमपी कांस्टेबल की टेस्ट सीरीज है। ग्रुप 4 की स्पेशल टेस्ट सीरीज भी हमने लॉन्च कर दी है। अगर आपने अभी तक डेमो चेकआउट नहीं किया है कर लीजिएगा। गाइस इसमें अभी तक हम 400 से अधिक जो क्वेश्चन है यानी टेस्ट है ये डाल चुके हैं। तो 400 से अधिक कंटेंट इसमें अब तक अपडेट कर दिया गया है। एफएलटी जितने भी है सारे एफएलटी अपडेट कर दिए, पीवाईपी क्वेश्चंस अपडेट कर दिए, सब्जेक्ट वाइज टॉपिक वाइज क्वेश्चंस अपडेट कर दिए हैं। और जैसे ही आगे आपके वीडियोस और आते जाएंगे और नया नया कंटेंट आता जाएगा, तुरंत से हम इसमें आपको अपडेट करवा देंगे। तो आप बिल्कुल इसको अगर इनरोल नहीं किया है तो कर लीजिएगा, काफी अच्छे स्पेशल ऑफर इस पे चल रहा है। कोई डाउट है, कुछ क्वेरीज तो आप हमें नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं। ये हमारी एमपी करंट अफेयर की ईबुक है 2023 की, क्योंकि करंट अफेयर एमपी का काफी ज्यादा पूछे जा रहे हैं, तो आप जरूर से इनरोल कर लीजिएगा। एक सिंगल क्वेश्चन यहाँ से आपका बाहर नहीं जाएगा। और ग्रुप 4 में तो जरूर से आपका करंट अफेयर देखने को मिलेगा, इनमें भी बन रहा है तो इसमें भी आपका बनेगा। ये हमारी 2022 की बुक है मध्य प्रदेश करंट अफेयर की, इसको भी इनरोल कर लीजिएगा अगर नहीं किया है तो। काफी अच्छे स्पेशल ऑफर चल रहा है और सीधे सीधे यहीं से आपके डायरेक्टली क्वेश्चन बन रहे हैं। ये हमारी एमपी करंट अफेयर, एमपी जीके की टेस्ट सीरीज और एमपी जीके का वीडियो कोर्स है। एप्लीकेशन को डाउनलोड करके इनके बारे में कंप्लीट डिटेल आप ले सकते हैं। बात करें अगर अपन साइंस की, साइंस का पहला क्वेश्चन है डीएनए का फुल फॉर्म क्या है ना? तो डीएनए का फुल फॉर्म है डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड, इसको बोला जाता है। भोपाल गैस त्रासदी किसके रिसाव के कारण हुआ था? तो एमआईसी गैस के रिसाव के कारण हुआ था। मिथाइल आइसोसाइनाइड इसको बोला जाता है। कार्बन और हाइड्रोजन के बीच कौन सा अधिक विद्युत ऋणात्मकता है? तो कार्बन की विद्युत ऋणात्मकता 2.5 है, जबकि हाइड्रोजन की 2.1 है। तो इसमें कौन सी होगी? फिर कार्बन की होगी। कार्बन आपका करेक्ट आंसर रहेगा। बायो फार्मिंग में किस चीज का विरोध करते हैं? इस तरह से क्वेश्चन पूछा गया। निम्नलिखित में से कौन से डी ब्लॉक तत्व है लेकिन संक्रमण तत्वों के रूप में नहीं माना जाता है? तो जिंक, कैडमियम और मरकरी आपका करेक्ट आंसर रहेगा। सेंधा नमक का रंग भूरा क्यों होता है? तो नमक में सोडियम क्लोराइड के साथ मौजूद सभी अशुद्धियों के कारण यह होता है। कौन सा डी ब्लॉक तत्व नहीं है? तो पोलोनियम आपका करेक्ट आंसर है। निम्नलिखित में से कौन सा सबसे अधिक विद्युत ऋणात्मकता तत्व है? तो फ्लोरीन आपका करेक्ट आंसर रहेगा। बॉडी बिल्डिंग फूड कौन सा है? तो प्रोटीन आपका करेक्ट आंसर रहेगा। प्रोटीन को आमतौर पर बॉडी बिल्डिंग फूड के रूप में भी जाना जाता है। जैविक खेती से आपका क्वेश्चन बना है। रसायन का नाम क्या था? ये एग्जैक्ट नहीं मिल पाया है क्वेश्चन। और इंडस्ट्रीज में कूलिंग के लिए क्या इस्तेमाल होता है? तो कूलिंग टावर का यूज किया जाता है। ये साइंस के क्वेश्चन है। हिंदी में मुहावरे लोकोक्तियों से आपके क्वेश्चन बने। शुद्ध अशुद्ध वाक्य से 3 क्वेश्चन पूछे गए। कारक से क्वेश्चन बनाए। विलोम शब्द से 1 क्वेश्चन है। पर्यायवाची से 2 क्वेश्चन पूछे गए। समास से 2 क्वेश्चन पूछे गए। अलंकार रूपक अलंकार से 1 क्वेश्चन बनाए। अवयव प्रत्यय से 1 क्वेश्चन आपका बनाए हैं। तत्सम तद्भव से आपके 2 क्वेश्चन बने हैं। क्लियर है? तो याद रखिएगा यहां से आपके क्वेश्चन बन रहे हैं। इंग्लिश में फिल इन द ब्लैंक से 3 क्वेश्चन बने। पीक्यूआरएस से यानी पैराजंबल से 2 क्वेश्चन है। एक्टिव पैसिव वॉइस से 3 क्वेश्चन है। डायरेक्ट इनडायरेक्ट से 2 क्वेश्चन है। ईरर से 1 क्वेश्चन है। सिनोनियम से 1 क्वेश्चन है। एंटोनियम से भी आपके क्वेश्चन पूछे गए हैं और मिस स्पेल से भी आपका 1 क्वेश्चन बना है। अगर बात करेगा इस मैथ्स की, तो मैथ्स में देखिए क्वेश्चन बना है 8% लड़के किसी स्कूल में लड़की से जुड़ा, इस तरह से कोई क्वेश्चन था। एग्जैक्ट ये नहीं मिल पाया, बट उन्होंने फिर भी बताने की हमें कोशिश की है। इस तरह से कोई क्वेश्चन पूछा गया था। समय कार्य से 2 क्वेश्चन बचे हैं। चाल दूरी से क्वेश्चन पूछा गया है। एसआईसीआई से 2 क्वेश्चन है। क्षेत्रमिति से क्वेश्चन बने। सरलीकरण से क्वेश्चन पूछे गए। समांतर चतुर्भुज से क्वेश्चन बनाए। संख्या पद्धति से क्वेश्चन बनाए। एलसीएम एचसीएफ से क्वेश्चन बनाए। लाभ हानि से 1 क्वेश्चन बनाए। परसेंटेज से क्वेश्चन बनाए। आयु से क्वेश्चन बनाए। रेलगाड़ी से, मध्यका, बोर्ड मास और औसत से 2 क्वेश्चन बने हैं। तो इन सभी से क्वेश्चंस बने हैं और डेली बेसिस पर क्वेश्चंस बन रहे हैं, तो इनको अच्छे से देख कर जाइएगा। गाइस ये हमारी जेल प्रहरी की टेस्ट सीरीज है, जिसके बारे में ऑलरेडी हम आपको बता चुके हैं। अगर आपने इनरोल नहीं किया है तो कर लीजिएगा। ये हमारी सब इंस्पेक्टर की स्पेशल टेस्ट सीरीज है। एमपी कांस्टेबल की, एमपी ग्रुप 4 स्पेशल टेस्ट सीरीज है। ग्रुप 4 असिस्टेंट ग्रेड 3 की, और आप सभी की स्पेशल डिमांड पर ये लाई गई है, तो जरूर से इनरोल कर लीजिएगा, क्योंकि आपके सभी की स्पेशल काफी ज्यादा डिमांड आई थी इसको लेकर, इसलिए हमने इसको आपके लिए लेकर आए। तो आप जरूर से एक बार इसका डेमो चेकआउट करिएगा। और ये हमारी करंट अफेयर की ई बुक है, तो जिसके बारे में ऑलरेडी आपको बता चुके हैं। एप्लीकेशन को डाउनलोड करके इनके बारे में कंप्लीट डिटेल आप ले सकते हैं। इस वीडियो के पीडीएफ के लिए क्या करना है? एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लेना है। एप्लीकेशन को, टेलीग्राम को ज्वाइन कर लेना है। दोनों की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगी। और यहाँ पर अगर आप ये 3 स्टेप फॉलो कर लेते हैं तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। 3 स्टेप फॉलो करने के बाद में आसानी से आपको पीडीएफ मिल जाएगी।
क्लियर है? इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, और अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दे ताकि जो भी नया वीडियो आए उसका नोटिफिकेशन भी आपको सबसे पहले मिल जाए। क्लियर है? तो मिलते हैं गाइस हमारे नेक्स्ट रिसिप्ट के एनालिसिस के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।